जो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म दिया है उसका अनेक हल होगा। ऐसा के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या है, वो समीकरण का अनेक हल हो जाए। अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का वैल्यू जब इक्वल होता। कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और फिर c1 बटा c2। तो देखते हैं यहाँ पर कि अगर a1 की जगह पर 5 रखते हैं और a2 की जगह पर 2k+1, यहाँ रखते हैं 5/2k+1 और फिर b1 बटा b2, b1 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर k, 2/k और c1 बटा c2 वैसे ही तो 2k जो है कि वह बराबर के दूसरे साइड में है तो इसलिए माइनस में 2k लिखेंगे बाई, और इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस में 3k+4। ये जो है 3k+4 को दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिए और माइनस का सिंबल दे दिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, भले वो कट जाए लेकिन माइनस का सिंबल देना जरूरी है जब भी वो बराबर के दूसरे साइड में रहे c1 और c2। तो अब यहां से k का वैल्यू निकालते हैं तो पहले इस दोनों को एक साथ लेके चले। यहाँ पे लिखेंगे 5/2k+1 और यहाँ 2/k, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा 2 2 4k और +2 बन जाएगा 2। 5k और 4 को ले जाए तो माइनस में हो जाएगा 4k = 2, ये k = हो गया 2। 5 में से 4 गया तो k बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। k बराबर 2 कहीं है नहीं, k = 2 कहीं किसी इक्वेशन में है नहीं। तो देखते हैं दूसरा टर्म को लेके चलते हैं। तो अब जब ये फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लेके गए तो k = 2 आया जो कि कहीं इस ऑप्शन में है नहीं। तो अब दूसरे कंडीशन को लेके चलते हैं, 2/k और ये 2k/3k+4, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6k और 4 दूना 8 और ये 2k²। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k² -6k और ये प्लस में 8 है तो माइनस में 8 = 0। 2 कॉमन लेके हम हटा दें तो k² -3k -4 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k² -3k -4 = 0। फिर इसका फैक्टराइज करें अगर तो -4k और प्लस में k -4 = 0। क्या करा जाए कि यहाँ पर ये जो टर्म हम निकाल रहे थे k का वैल्यू सेकंड और थर्ड को लेके, तो यह एक फैक्टराइज के रूप में आया, एक गुणनखंड के रूप में आया और उसका हम फैक्टर तोड़ के अब k का वैल्यू निकालेंगे तो k -4 और ये +1 लेंगे तो k -4, तो k -4 और यहाँ पर जाएगा k +1 = 0। ये k -4 को ये कर दिए और k +1 तो k = हो जाएगा -4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा और ये प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो k = आया दो वैल्यू, प्लस में 4 और माइनस में 1। तो प्लस में 4 और माइनस में 1 कहाँ है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में है, प्लस में 4 और -1। एक कंडीशन अगर हम ये फर्स्ट और थर्ड को लेके चले तो -5/4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का वैल्यू जब इक्वल होता है तो उसके अनेक हल होते हैं। तो तीनों के टर्म को हम इक्वल कर दिए। अब इक्वल कहने का मतलब सब आपस में बराबर होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड के साथ, फर्स्ट थर्ड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ। फर्स्ट और सेकंड को लेके गए तो जो वैल्यू था आया था वह ऑप्शन में नहीं था कहीं। सेकंड और थर्ड को लेके गए तो वैल्यू जो आया 4 और -1 जो कि है यहाँ पर 4 और -1, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन -5/4 भी तो लाना है। अगर सॉल्व करें तो -5/4 आप पूछिएगा कि कैसे आएगा, तो उसको भी हम दिखाते हैं। a1 और c1 वाला जो ग्रुप है ये फर्स्ट और थर्ड, इसको लेके चलते हैं तो देखिए -5/4 आ जाएगा। 5/2k+1 = ले लें इसको 2k/3k+4
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 के और 5 × 4 = 20 और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 के स्क्वायर और फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 के। अब ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 के और फिर माइनस में 15 के और माइनस में 20 = 0। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4 के स्क्वायर और 15 में 4 के तो हो जाएगा 11 के माइनस 20। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करें तो 4 के स्क्वायर और ये हो जाएगा जो 20 × 4 = 80 होता है तो 16 × 5 = 80 आपको फैक्टराइज करने आता ही होगा। यहाँ -16 के और फिर प्लस में 5 के लिखिए। 16 में से 5 जाएगा तो माइनस में 11 आ जाएगा। जब 4 के कॉमन निकाल देंगे तो k - 4 और 5 कॉमन निकाल देंगे तो k - 4 यानी कि k - 4 और ये हो जाएगा 4k + 5। आज जब k का मान निकालेंगे यहाँ से तो माइनस में जो 4 था तो वो प्लस में 4 हो जाएगा और फिर यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो -5/4 हो जाएगा। अभी इसके पहले मैंने वैल्यू निकाला था -1 और 4 -1 और 4। इस वैल्यू में को सॉल्व किया था 4 और -2 4 हो जाएगा यहाँ -5/4। ये तीनों जो कंडीशन है वो अभी हम आपको लिख के सॉल्व करके दिखाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो ऑप्शन डी है वह पहले सेकंड बार जब हम सॉल्व किए सेकंड और थर्ड को लेके तभी यह -1 और 4 आ गया था। आपको उसके बाद सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था। यही डी ऑप्शन जो है कि वो राइट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा है कि k के किस मान के लिए kx - y = 2 और ये जो इक्वेशन दिया है उसका अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 is not equal to b1/b2 हो। तो यहाँ a1 का वैल्यू k लिख सकते हैं और ये 6 और -1 और b2 जब -2 माइनस से माइनस कट जाएगा। k is not equal to 6 बन जाए 6/2 हो गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 3 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें ध्यान दीजिएगा है कि यह दोनों इक्वेशन के हल होंगे। इस दोनों इक्वेशन के कौन से हल होंगे यह बताना है कि असंगत होगा कि अद्वितीय होगा कि अनेक होगा कि दो हल होगा। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण के दो हल तो कभी नहीं होते हैं, या तो अनगिनत हल होते हैं या फिर एक यानी कि अद्वितीय हल होता है या फिर कोई हल नहीं होता है। दो हल नहीं होता है ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अनेक हल तभी होता है जब तीनों कंडीशन बराबर आए, यानी कि 2/4 3/6 और 5/9। ध्यान दीजिएगा 2 के तो टेबल में आ जा रहा है 4 2 बार में, 3 के भी टेबल में आ जा रहा है 6 2 बार में, लेकिन 5 के पहाड़ा में 9 जो है कि वह 2 बार में नहीं आता है। यह जो है कि इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका अनेक हल नहीं होगा। अब अद्वितीय हल में जो होता है कि दोनों कंडीशन बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है कि वह बराबर है, यानी कि अद्वितीय हल भी नहीं होगा। तो बच कौन गया? असंगत हल। उसका क्या होगा कि ये जो समीकरण है उसका असंगत हल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट 15 नंबर की दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो, यानी कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं अगर उस ग्राफ का जो हल हो रहा है वह संपाती हो जा रहा है तो उस कंडीशन में जो वह समीकरण होगा उसका कौन सा हल होगा। तो जब भी संपाती होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी समीकरण के संपाती हल, यानी कि हम ये ग्राफ खींचते हैं, अगर इसी ग्राफ के ऊपर एक और इसी लाइन के ऊपर एक और रेखा आ जाता है तो वो कहलाता है संपाती। और उस कंडीशन में जो होता है कि उसका अनेक हल होता है। अगर ग्राफ समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल होगा, और यहाँ कह रहा है कि संपाती है तो उसका अनेक हल होगा। दो चर में
ये एक चर मतलब समीकरण दे दिया है ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 कि कितने हल हो सकते हैं। सिर्फ एक ही समीकरण दिया है, अगर हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें हम y निकाल सकते हैं। 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा y के वैल्यू, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा y के वैल्यू। वैसे अनगिनत संख्याएं हम रख सकते हैं x की जगह पर और हम y के वैल्यू को भी अनगिनत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होंगे, 1 और 2 हल नहीं होंगे, अनगिनत हल होंगे। फिर यह जो नेक्स्ट दो समीकरण दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि इसके हल कौन से होंगे यह बताना है। आश्रित की, विरोधी की, अविरोधी की, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके लिए a1 बटा a2 निकाले तो a1 यहाँ पे 1/3, फिर वैसे ही b1 बटा b2 निकालते हैं तो -5/-15, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3। फिर c1 बटा c2, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर c1 और c2 जो है कि वह बराबर के दूसरे साइड में है, वह मतलब कि ये दाहिने साइड में नहीं है, वह बाएं साइड x और y के साथ ही है c1 और c2, इसलिए इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। c1 बटा c2 अगर हम निकालते हैं c1 बटा c2 तो 1 और ये हो जाएगा 3। देखिए तीनों बराबर आया है, 1/3, 1/3 और 1/3। जब तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में जो होता है कि वह आश्रित होता है। अगर वह दोनों अगर कहीं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं होता है तब उसको हम कहते हैं अविरोधी। अगर उसका कोई हल नहीं होता तो उसको हम विरोधी। लेकिन अगर जब उसके अनेक हल हैं, यानी कि तीनों आपस में जब बराबर हैं, तो उस कंडीशन में जो हल होता है वह आश्रित होता है। ये सब टर्म को मैंने सबसे पहले वीडियो में ही समझा दिया है एक फॉर्मूला के चार्ट के द्वारा, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लें या फिर यहाँ पर समझने का कोशिश करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 18, 19 और 20 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सरल रेखा, यह जो सरल रेखा दिया है उसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। ध्यान दीजिए कि अगर हम इस क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है कि जो यहाँ पुट करें तो 0 जोड़ने पर भी 0 और सब्ट्रैक्ट करने पर भी 0 आएगा। तो वह जो है कि 0 और 0 ही होगा, क्योंकि 1 और 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, चाहे -1 और -1 भी रखें तो -2 हो जाएगा, -1 और -2 रखते हैं ऐड के लिए तो -3 हो जाएगा। लेकिन यह जो बी नंबर ऑप्शन है 0 प्लस 0 करें तो 0 और 0 माइनस 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर 19 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें k के किस मान के लिए यह जो समीकरण दिया इसे कोई हल नहीं होंगे, और समीकरण के कोई हल कब होते हैं जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 इज नॉट इक्वल टू नहीं हो। यानी लिख सकते हैं इसको a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं तो k/3 इक्वल टू 2 यानी कि b1 और b2 यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस में 5 लिखेंगे और फिर माइनस में 1 लिखेंगे। अब हमको यहाँ सिर्फ इसी दो टर्म से मतलब है, क्योंकि यह इज नॉट इक्वल टू में आंसर नहीं आया है, टोटल इक्वल टू में ही आंसर है। यहाँ पर जब आगे कुछ नहीं दिया है सिंबल इक्वल टू या फिर इज नॉट इक्वल टू, तो उसको हम इक्वल टू में समझते हैं। इस दोनों को जब हम हल करेंगे तो 3 गुना 6, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यह लास्ट क्वेश्चन है, x और y में एक रैखिक समीकरण आलेख होता है। तो जो रैखिक समीकरण आलेख होता है, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें आपको 3 क्वेश्चन समझा देते हैं। अगर रैखिक समीकरण का हल बोलता है, अगर रैखिक समीकरण का हल बोलता है तो उसका कभी भी हल क्या होता है, रैखिक होगा। अगर रैखिक समीकरण का हल बोलेगा तो रैखिक होगा, ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर बोलता है क्वेश्चन में कि इसके अगर द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा कि अगर द्विघात समीकरण रहता है तो उसका कभी भी क्या होता है, परवलय होता है। उसका जो हल होता है वह परवलय होता है। अगर त्रिघात समीकरण रहता है तो उसका हल दीर्घवृत्त, जो कि इसमें नहीं ऑप्शन में दीर्घवृत्त होगा। ध्यान दीजिएगा 3 समीकरण का हल, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, तो रैखिक होता है। द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो वो कभी भी परवलय होता है। और त्रिघात समीकरण अगर रहता है यहाँ क्वेश्चन में, तो त्रिघात समीकरण का जो हल होता है वह दीर्घवृत्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।